नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब मजे में होंगे। आज की जो हमारी कहानी है दोस्तों, बहुत ज्यादा डरावनी है, तो कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। क्या आप जानते हैं कि कुछ रास्ते कभी खत्म नहीं होते। जोगी रोड एक ऐसा ही काला सन्नाटा जो मीलों तक फैला है। यहाँ की हवा में ऑक्सीजन नहीं, खौफ बहता है। इस सड़क के किनारे खड़ा है वो आलीशान होटल, जिसकी खिड़कियों से रोशनी नहीं, चीखें बाहर आती हैं। लोग कहते हैं कि वहां रुकने वाला मुसाफिर कभी अपनी अगली सुबह नहीं देखता। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो अभी पीछे हट जाइए, क्योंकि इस कहानी का हर शब्द आपकी रूह में ठंडक भर देगा। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां मौत आपका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़ी है। पेश है जोगी रोड के खूनी मुसाफिर। रात का सन्नाटा जब गहराता है तो हवाएं भी फुसफुसाने लगती हैं। दिल्ली की चकाचौंध से दूर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा को जोड़ने वाला एक ऐसा रास्ता है जिसे स्थानीय लोग जोगी रोड कहते हैं। ये सड़क कहने को तो तारकोल की बनी है, लेकिन इसके नीचे न जाने कितनी चीखें दफन है। 15 मार्च की वह काली रात थी जब आकाश अपनी नई एसयूवी में अपने 3 दोस्तों समीर, नेहा और रिया के साथ पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा था। आकाश को एड्रेनालिन रश पसंद था। उसे लगता था कि डर सिर्फ कमजोर दिमाग की उपज है, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसका सामना उस डर से होने वाला है जो सदियों पुराना है। गाड़ी के अंदर तेज म्यूजिक बज रहा था। सब हंस रहे थे, लेकिन जैसे ही गाड़ी ने जोगी रोड पर कदम रखा, म्यूजिक सिस्टम में अचानक स्टैटिक चरचराहट आने लगी। अरे यार, ये रेडियो को क्या हुआ? समीर ने बटन घुमाते हुए कहा। लेकिन रेडियो से जो आवाज आई उसने सबकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। वो संगीत नहीं था, वो किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज थी, जैसे कोई बहुत करीब आकर आपके कान में फुसफुसा रहा हो। आकाश ने झटके से म्यूजिक बंद कर दिया। बाहर की दुनिया अब बदल चुकी थी। हेडलाइट की सफेद रोशनी घने कोहरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोहरा इतना गाढ़ा था कि वह रोशनी को ही निगल रहा था। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे सूखे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई कंकाल हाथ फैलाए उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हों। आकाश, गाड़ी धीरे चलाओ, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, नेहा ने खिड़की के बाहर झांकते हुए कहा। खिड़की के कांच पर बाहर से किसी ने एक हाथ का निशान बनाया था, एक ऐसा हाथ जिसमें 6 उंगलियां थी। नेहा की चीख निकल गई। वहां देखो, किसी ने हाथ लगाया। आकाश ने गाड़ी रोकी और बाहर निकला। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी खुद की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने टॉर्च जलाई और कांच को देखा। वहां कोई निशान नहीं था। नेहा, तुम बस थक गई हो, वो धुंध होगी। आकाश ने उसे सांत्वना दी, लेकिन उसका अपना दिल जोर से धड़क रहा था। तभी अचानक गाड़ी का बोनट जोर से हिला। धुआं निकलने लगा। इंजन ने दम तोड़ दिया। जोगी रोड के उस सुनसान हिस्से में जहां मीलों तक कोई इंसान नहीं था, उनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। मोबाइल के सिग्नल पूरी तरह गायब थे। वहां नो सर्विस की जगह बस एक काला निशान आ रहा था। अब हम क्या करेंगे? रिया की आवाज कांप रही थी। तभी धुंध के पीछे से एक पीली रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी एक पुराने लकड़ी के बोर्ड से आ रही थी जो हवा में झूल रहा था। उस पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, विश्राम पैलेस, मुसाफिरों का आखिरी ठिकाना। होटल का ढांचा किसी पुरानी रियासत जैसा था। 3 मंजिला इमारत जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और दीवारों पर काई जमी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस वीराने में भी वहां की चिमनी से काला धुआं निकल रहा था, जैसे कोई अंदर कुछ पका रहा हो। वे चारों भारी कदमों से होटल की ओर बढ़े। लोहे का मुख्य दरवाजा अपने आप धीरे से खुला, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर का नजारा और भी डरावना था। फर्श पर बिछा कालीन इतना पुराना था कि उस पर चलते ही धूल के गुबार उठ रहे थे।
छत पर लगा झूमर धीरे धीरे डोल रहा था, जबकि वहां कोई हवा नहीं थी। रिसेप्शन की डेस्क के पीछे कोई नहीं था। वहां एक पुरानी रजिस्टर डायरी खुली पड़ी थी। आकाश ने उसे देखा। आखिरी एंट्री आज की ही तारीख की थी, लेकिन नाम की जगह सिर्फ एक शब्द लिखा था, मृत्यु। क्या कोई है? आकाश ने चिल्लाकर पूछा। अचानक एक कोने से परछाई निकली। वो एक बूढ़ा आदमी था। उसका शरीर इतना दुबला था कि हड्डियां साफ दिख रही थी। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे गड्ढे थे, जिनमें सफेद मोतियाबिंद जैसी पुतलियां हिल रही थी। उसने एक खौफनाक मुस्कान दी, जिससे उसके पीले और नुकीले दांत बाहर आ गए। रूम चाहिए। बूढ़े की आवाज ऐसी थी जैसे कोई सूखी पत्तियों को कुचल रहा हो। जोगी रोड पर जो आता है वह यहीं का होकर रह जाता है। उसने एक भारी पीतल की चाबी निकाली। चाबी पर नंबर लिखा था 666। ये कमरा सबसे ऊपर है। वहां से आपको पूरी सड़क दिखेगी, और वह भी दिखेगा जो सड़क पर आपको ढूंढ रहा है। बूढ़े ने गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा। उसकी गर्दन से हड्डियां चटकने की आवाज आई। नेहा ने आकाश का हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्हें ऊपर जाना था, क्योंकि बाहर जंगल से अब अजीबोगरीब जानवरों के रोने की आवाजें आने लगी थी। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, रिया ने नीचे मुड़कर देखा। वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था, लेकिन रिसेप्शन के आईने में रिया ने देखा कि उनके पीछे 4 नहीं, बल्कि 5 लोग सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। वो 5वां साया बिल्कुल काला था और उसके हाथ में एक लंबी रस्सी थी। जैसे जैसे वे ऊपर जा रहे थे, होटल की दीवारें सांस लेती हुई महसूस हो रही थी। लकड़ी के फर्श से निकलने वाली चरमराहट किसी की चीख जैसी लग रही थी। कमरा नंबर 666 के दरवाजे पर पहुंचते ही अचानक होटल की सारी बत्तियां एक साथ बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, एक छोटे बच्चे की हंसी, जो उनके बिल्कुल पीछे से आ रही थी। मेरे साथ खेलोगे? अंधेरे ने पूरे होटल को अपनी आगोश में ले लिया था। कमरे नंबर 666 के बाहर खड़े चारों दोस्तों की सांसें खुल रही थी। आकाश ने कांपते हाथों से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और फ्लैशलाइट जलाई। रोशनी का एक पतला घेरा जैसे ही सामने पड़ा, वहां कोई नहीं था। न वह छोटा बच्चा, न ही वह काला साया। बस एक खाली गलियारा था, जिसकी दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स की आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी। चलो अंदर चलो। आकाश ने हड़बड़ी में चाबी घुमाई। दरवाजा एक भारी चरमराहट के साथ खुला। कमरे के अंदर की हवा बाहर से भी ज्यादा ठंडी और बोझिल थी। वहां 2 पुराने बड़े पलंग थे, जिन पर मखमली चादरें बिछी थी, लेकिन उन पर जमी धूल ये बता रही थी कि दशकों से यहां कोई नहीं सोया था। कमरे के एक कोने में एक विशाल लकड़ी की अलमारी थी और दूसरे कोने में एक पुराना ड्रेसिंग टेबल, जिस पर दरारें पड़ी हुई थी। समीर ने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम थी। अजीब है, ये खिड़की बाहर से बंद की गई है या अंदर से, पता ही नहीं चल रहा, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। जैसे ही उसने कांच से बाहर झांकने की कोशिश की, उसे सड़क पर अपनी गाड़ी की हेडलाइट जलती बुझती दिखी। आकाश, गाड़ी की लाइट अपने आप जल रही है, समीर चिल्लाया। सब खिड़की की ओर लपके। नीचे जोगी रोड के सन्नाटे में उनकी एसयूवी की लाइटें किसी की आंखों की तरह चमक रही थी। तभी उन्होंने देखा कि गाड़ी के पास कोई खड़ा है। वो एक लंबा काला साया था, जिसने एक हाथ गाड़ी की छत पर रखा था और दूसरा हाथ उठाकर धीरे धीरे उनकी खिड़की की तरफ इशारा कर रहा था। उसकी उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी थी, वही 6 उंगलियां। वो हमें देख रहा है। नेहा की आवाज गले में ही फंस गई। अचानक कमरे के अंदर की अलमारी का दरवाजा अपने आप धीरे से खुला। चर्रर की आवाज ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। रिया, जो अलमारी के सबसे करीब थी, डर के मारे पीछे हट गई। अलमारी के अंदर से सड़ी हुई मांस की गंध आने लगी। आकाश,
मुझे यहां से जाना है, प्लीज। रिया रोने लगी। शांत हो जाओ, बाहर निकलेंगे तो वह साया हमें पकड़ लेगा। सुबह तक यही रुकना होगा, आकाश ने खुद को हिम्मत देते हुए कहा, हालांकि उसके हाथ भी कांप रहे थे। तभी कमरे की दीवार के पीछे से एक आवाज आने लगी, खुरच खुरच खुरच, जैसे कोई अपने नाखूनों से लकड़ी या दीवार को छील रहा हो। वह आवाज नेहा के बिस्तर के ठीक पीछे वाली दीवार से आ रही थी। नेहा डर के मारे बिस्तर से उछलकर दूर जा खड़ी हुई। दीवार के पीछे कोई है, सुनो। समीर ने हिम्मत की और दीवार पर अपना कान लगाया। खुरचने की आवाज बंद हो गई। कुछ सेकंड का सन्नाटा रहा और फिर दीवार के दूसरी तरफ से एक भारी गूंजती हुई आवाज में किसी ने समीर का नाम पुकारा, समीर, मुझे अंदर आने दो। समीर पीछे हट गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वह मेरी मां की आवाज थी, लेकिन वह तो सालों पहले मर चुकी है। होटल का वातावरण अब और भी हिंसक होने लगा था। कमरे के बीचों बीच लगा झूमर अब इतनी जोर जोर से हिलने लगा कि वो छत से टूटकर नीचे गिरा। कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। एक टुकड़ा रिया के पैर में लगा और खून बहने लगा। जैसे ही खून की पहली बूंद फर्श पर गिरी, होटल जैसे जिंदा हो उठा। फर्श की लकड़ियों के बीच से लाल रंग का गाढ़ा तरल खून जैसा रिसने लगा। नेहा, जो आईने के सामने खड़ी थी, अचानक जम गई। उसकी नजर आईने पर टिकी थी। आईने के अंदर नेहा का रिफ्लेक्शन उसे नहीं देख रहा था। आईने वाली नेहा धीरे धीरे अपने ही चेहरे की खाल उधेड़ रही थी। असली नेहा चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। अचानक आईने के अंदर से एक काला हाथ निकला और नेहा का गला पकड़कर उसे आईने की ओर खींचने लगा। नेहा, आकाश और समीर उसकी ओर दौड़े, लेकिन वे जैसे ही उसे पकड़ने पहुंचे, कमरे का फर्श नीचे धंसने लगा। आंख झपकते ही नेहा गायब हो गई। आईना अब बिल्कुल साफ था, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। लेकिन नेहा की चीख अब दीवार के पीछे से आ रही थी, जहां वो खुरचने की आवाज आ रही थी। वो दीवार के अंदर है, उसे बचाना होगा। आकाश ने पास पड़ा एक पुराना पीतल का लैंप उठाया और दीवार पर दे मारा। लकड़ी की दीवार टूट गई, लेकिन उसके पीछे कोई कमरा नहीं था। वहां सिर्फ एक संकरा, अंधेरा रास्ता था जो नीचे की ओर जा रहा था। वहां से ठंडी हवा के साथ एक मंत्रोच्चारण की आवाज आ रही थी, ओम क्रो जोगी, ओम क्रो जोगी। आकाश, समीर और रिया ने टॉर्च जलाई और उस छेद के अंदर झांका। अंदर सीढ़ियां नहीं थी, बल्कि इंसानी हड्डियों से बनी एक ढलान थी। नेहा का एक जूता वहीं गिरा हुआ था। हमें नीचे जाना होगा, आकाश ने भारी मन से कहा। समीर और रिया डर रहे थे, लेकिन नेहा को अकेले नहीं छोड़ सकते थे। जैसे ही वे तीनों उस छेद के अंदर दाखिल हुए, पीछे से वह दीवार अपने आप फिर से जुड़ गई। अब वे उस होटल के एक ऐसे हिस्से में थे जो नक्शे पर नहीं था। होटल के फेफड़े, जहां जोगी तांत्रिक का असली ठिकाना था। वहां की दीवारों पर हजारों की संख्या में इंसानी बाल लटक रहे थे। फर्श पर पुरानी तांत्रिक आकृतियां बनी थी। अचानक उनके पीछे से रिसेप्शन वाले उस बूढ़े की हंसी सुनाई दी। 6 उंगलियां, 6 बलि, आज रात जोगी का जागरण होगा। तभी रिया ने चीख मारी। उसने देखा कि रास्ते के अंत में एक बड़ी मेज पर नेहा लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वे पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। उसके चारों ओर 6 काले साए मोमबत्तियां लेकर नाच रहे थे। आकाश ने चिल्लाकर नेहा की ओर दौड़ लगाई, लेकिन तभी जमीन से कई हाथ निकले और उसके पैरों को पकड़ लिया। वे हाथ मिट्टी के नहीं, बल्कि उन लोगों के थे जो पहले इस होटल में रुक चुके थे। भागो, यहां से भागो, नेहा की आवाज आई, लेकिन उसके होंठ नहीं हिल रहे थे। वो आवाज उसके पेट से निकल रही थी। तभी कमरे के बीचों बीच एक विशाल आकृति उभरने लगी। वह जोगी था।
उसकी ऊंचाई 7 फीट से ज्यादा थी। उसके गले में खोपड़ियों की माला थी और उसके दाहिने हाथ में वही 6 उंगलियां थी। उसने अपनी उंगली उठाई और समीर की ओर इशारा किया। समीर का शरीर अचानक हवा में उठने लगा। वो तड़प रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बीच से फाड़ रही हो। समीर, आकाश ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक जोरदार झटके ने उसे दीवार से दे मारा। समीर की आंखों से खून की फुहारें निकलने लगी और वह देखते ही देखते गायब हो गया, जैसे उसे हवा ने ही निगल लिया हो। अब सिर्फ आकाश और रिया बचे थे। जोगी उनकी ओर मुड़ा और उसकी आंखों में जलती हुई चिता की आग दिखाई दी। 2 गए, अब तुम्हारी बारी है, जोगी ने कहा, और पूरे होटल की इमारत जोर जोर से हंसने लगी। समीर की चीख अभी भी आकाश के कानों में गूंज रही थी। दीवार के उस अंधेरे गलियारे में अब सिर्फ आकाश और रिया बचे थे। नेहा मेज पर बेसुध पड़ी थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठ रहा था। जोगी का भयावह साया अब उनके और करीब आ गया था। आकाश, हमें यहां से निकलना होगा। समीर चला गया। रिया फूट फूट कर रो रही थी। उसका पूरा शरीर थरथर कांप रहा था। आकाश ने देखा कि जोगी का ध्यान अभी नेहा पर होने वाली किसी तांत्रिक प्रक्रिया पर था। उसने रिया का हाथ झटके से पकड़ा और दूसरी दिशा में भागना शुरू किया। वे उस तंग, हड्डियों से बनी ढलान पर दौड़ रहे थे, जहां दीवारों से चिपके हुए इंसानी बाल उनके चेहरों से टकरा रहे थे। अचानक उनका पैर फिसला और वे दोनों एक गहरे गड्ढे में जा गिरे। जब आकाश की आंखें खुली तो उसे अपने चारों ओर लोहे के टकराने की आवाजें और आग की तपन महसूस हुई। वहां की हवा में तेल, मसालों और जलते हुए मांस की एक बहुत ही भारी गंध थी। वे होटल के ग्रैंड किच में थे, लेकिन ये कोई साधारण रसोई नहीं थी। वहां की दीवारों पर बड़े बड़े लोहे के हुक लटके थे और उन हुक्स पर सब्जियां नहीं, बल्कि इंसानी अंग लटके हुए थे। कुछ ताजे थे, जिनसे अब भी खून टपक रहा था, और कुछ सूख कर काले पड़ चुके थे। रसोई के बीचों बीच एक विशाल कड़ाही थी, जिसके नीचे नीले रंग की आग जल रही थी। हे भगवान, ये क्या है? रिया ने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। उसे उबकाई आने लगी। तभी रसोई के एक कोने से वही बूढ़ा वेटर बाहर निकला। उसके हाथ में एक बड़ा सा चापड़, मीट क्लीवर था, जिसे वह एक पत्थर पर घिस रहा था। घिस घिस घिस, वो आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। बूढ़े की आंखों में एक जंगली चमक थी। मेहमानों को भूख लगी होगी, बूढ़े ने बिना पीछे मुड़े कहा। आज का व्यंजन बहुत खास है। आज हमें दिल्ली का ताजा मांस मिला है। आकाश ने देखा कि मेज पर एक कटा हुआ हाथ पड़ा था, जिसकी कलाई पर वही घड़ी थी जो समीर ने पहनी थी। आकाश का खून खौल उठा, लेकिन डर उससे कहीं ज्यादा था। उसे समझ आ गया कि जोगी रोड पर गायब होने वाले मुसाफिरों का क्या होता था। वे सिर्फ मारे नहीं जाते थे, वे इस होटल का भोजन बन जाते थे। तुम राक्षस हो, आकाश चिल्लाया। बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी किसी जानवर के गुर्राने जैसी थी। राक्षस? नहीं बेटा, हम तो बस भूखे हैं। जोगी बाबा को शक्ति चाहिए और हमें मांस। और देखो, तुम्हारी सहेली नेहा तो अब बर्तन बनने वाली है। बूढ़े ने चाकू हवा में लहराया और उनकी तरफ बढ़ा। आकाश ने पास पड़ी एक जलती हुई लकड़ी उठाई और बूढ़े की ओर फेंक दी। आग की लपटों ने बूढ़े के फटे हुए कपड़ों को पकड़ लिया, लेकिन उसे दर्द नहीं हुआ। वह जलते हुए भी उनकी ओर बढ़ता रहा। उसके चेहरे की खाल पिघल कर फर्श पर गिर रही थी, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। आकाश और रिया रसोई के पिछले दरवाजे की ओर भागे। वहां एक संकरी सीढ़ी थी जो ऊपर की ओर जाती थी। जैसे ही वे सीढ़ियों पर चढ़े, पीछे से उन्हें समीर की आवाज सुनाई दी, बचाओ। आकाश, मुझे मत छोड़ो। आकाश रुक गया।
उसने पीछे मुड़कर देखा। कड़ाही के पास समीर खड़ा था, लेकिन उसका आधा शरीर जल चुका था और उसकी आंखें बाहर लटकी हुई थी। वो समीर नहीं है, आकाश। भागो। रिया ने उसे पूरी ताकत से खींचा। वे सीढ़ियां चढ़कर एक बड़े हॉल में पहुंचे, जो डाइनिंग एरिया जैसा लग रहा था। वहां की कुर्सियों पर दर्जनों कंकाल बैठे थे, जिनके सामने सोने की थालियों में सड़ा हुआ मांस परोसा गया था। अचानक वे सभी कंकाल एक साथ मुड़े और उनकी खाली आंखों के गड्ढों में लाल रोशनी जल उठी। पूरे हॉल में एक साथ फुसफुसाहट शुरू हो गई। बलि, बलि, बलि। तभी फर्श फटने लगा और वहां से काले धुएं का एक गुबार उठा। उस धुएं के बीच से जोगी फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसका रूप और भी विशाल था। उसके एक हाथ में नेहा का कटा हुआ दुपट्टा था। तुम इस जोगी रोड के मायाजाल से बाहर नहीं जा सकते। जोगी की आवाज जैसे जमीन के नीचे से आ रही थी। ये होटल एक जीवित शैतान है और तुम इसके पेट में हो। आकाश ने देखा कि हॉल की दीवारें अब हिलने लगी थी। वे लकड़ी की नहीं, बल्कि खाल की बनी लग रही थी, जो धीरे धीरे संकुचित, कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। होटल उन्हें जिंदा निगलने की कोशिश कर रहा था। रिया अचानक चीखी। उसके पैरों के नीचे की जमीन दलदल की तरह नरम हो गई थी और वो धीरे धीरे अंदर धंस रही थी। आकाश, मेरा हाथ पकड़ो। आकाश ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी छत से खून की एक भारी बारिश होने लगी। खून इतना गाढ़ा था कि आकाश की आंखों में जलन होने लगी और उसे दिखना बंद हो गया। उसे सिर्फ रिया की डूबती हुई चीखें सुनाई दे रही थी। जब उसने अपनी आंखें साफ की तो रिया गायब थी। पूरा हॉल अब खाली था। सिर्फ वो अकेला खड़ा था और उसके सामने जोगी खड़ा था, जो धीरे धीरे अपना असली चेहरा दिखा रहा था। एक ऐसा चेहरा जिसमें कोई मांस नहीं था, सिर्फ जलती हुई आग और नफरत थी। आकाश अब बिल्कुल अकेला था। उसके तीनों दोस्त जा चुके थे, लेकिन तभी उसे अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। वो वही पुरानी चाबी थी जो बूढ़े ने दी थी, नंबर 666। चाबी अब दहक रही थी, जैसे वो उसे कुछ बताना चाहती हो। आकाश की चीखें डाइनिंग हॉल की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। रिया को जमीन निगल चुकी थी। समीर का नामो निशान मिट गया था और नेहा उस तांत्रिक मेज पर बलि के लिए तैयार खड़ी थी। वो अकेला था, लेकिन उसके हाथ में मौजूद 666 नंबर की चाबी अब किसी दहकते हुए अंगारे की तरह गर्म हो रही थी। अजीब बात यह थी कि उस चाबी की तपन से आकाश का हाथ जल नहीं रहा था, बल्कि उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। तुम अकेले बचे हो मुसाफिर, जोगी की आवाज गूंजी। तुम्हारे दोस्त अब इस होटल की नींव का हिस्सा बन चुके हैं। उनकी रूहें अब कभी इस जोगी रोड को पार नहीं कर पाएंगी। आकाश ने पीछे मुड़कर देखा। डाइनिंग हॉल की दीवारों से इंसानी चेहरे उभरने लगे थे। वे दीवार के अंदर फंसी हुई आत्माएं थी, जो छटपटा रही थी। उन्हीं में उसे एक चेहरा नजर आया जो समीर जैसा लग रहा था। वह दीवार के अंदर से अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पत्थर और मांस की वह दीवार उसे वापस खींच लेती। नहीं, ये सब सच नहीं है। आकाश चिल्लाया और हॉल के अंत में बने एक बड़े दरवाजे की ओर भागा। वह दरवाजा उसे फिर से उसी पुराने गलियारे में ले आया जहां से कहानी शुरू हुई थी। लेकिन अब नजारा बदल चुका था। गलियारे की हर खिड़की से बाहर झांकने पर उसे जोगी रोड नहीं, बल्कि एक श्मशान घाट दिखाई दे रहा था, जहां अनगिनत चिताएं जल रही थी। हवा में लोबान और मुर्दों के जलने की गंध इतनी तेज थी कि उसका दम घुटने लगा। अचानक उसे एक सिसकी सुनाई दी। वो आवाज कमरा नंबर 404 से आ रही थी। वही कमरा जहां उन्होंने सबसे पहले कदम रखा था। आकाश ने कांपते कदमों से कमरे का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। सिर्फ कोने में लगे उस पुराने आईने से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। जब आकाश आईने के करीब गया
तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। आईने के अंदर रिया बैठी थी। वो रो रही थी, लेकिन उसके आंसू पानी के नहीं, खून के थे। वह आईने के कांच पर अंदर से हाथ मार रही थी। ठक ठक ठक। आकाश, मुझे निकालो, यह बहुत ठंड है। रिया की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वो मीलों दूर से आ रही हो। जैसे ही आकाश ने आईने को छूने की कोशिश की, आईने के अंदर का नजारा बदल गया। रिया के पीछे वही 6 उंगलियों वाला काला साया खड़ा था। उसने रिया के बालों को पकड़ रखा था और उसके गले पर एक तेज धार वाला खंजर रख दिया था। अगर इसे बचाना है तो वह चाबी आईने को सौंप दो, उस साये ने फुसफुसाते हुए कहा। आकाश दुविधा में था। उसे समझ आ गया था कि यह चाबी जोगी की कमजोरी है। तभी उसे याद आया कि रिसेप्शन वाले बूढ़े ने कहा था कि यह चाबी उस चीज को खोलती है जिसे कोई देख नहीं सकता। उसने गौर से चाबी को देखा। चाबी के हैंडल पर एक छोटी सी नक्काशी थी, एक आंख की आकृति। उसने चाबी को आईने को देने के बजाय उसे अपनी आंख के सामने रखा और उसके छेद से कमरे को देखा। चाबी के उस छोटे से छेद से देखते ही कमरे का पूरा दृश्य बदल गया। वहां कोई रिया नहीं थी, कोई साया नहीं था। आईने के सामने बस एक कटा हुआ पुतला खड़ा था जो रिया के कपड़ों में था। जोगी दरअसल उसे भ्रम, इल्यूशन में फंसा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने चाबी के छेद से फर्श की ओर देखा, उसे एक गुप्त रास्ता नजर आया, एक छोटी सी सीढ़ी जो फर्श के नीचे एक तहखाने में जाती थी। धोखा, सब धोखा है। आकाश दहाड़ा और उस गुप्त रास्ते की ओर कूदा। नीचे उतरते ही वह एक ऐसी जगह पहुंचा जो किसी पुराने चर्च या मंदिर के गर्भगृह जैसी थी। वहां चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी, लेकिन उनकी लौ काली थी। बीच में एक बड़ा पत्थर का ताबूत, कॉफिन, रखा था। ताबूत की जंजीरें हवा में अपने आप हिल रही थी। जैसे ही आकाश ताबूत के पास पहुंचा, जोगी वहां प्रकट हो गया। उसकी आंखों में अब खौफ था। पीछे हट जाओ, उस ताबूत को मत छूना। आकाश समझ गया, इस ताबूत के अंदर जोगी का असली शरीर या उसका प्राण छिपा था। वह जोगी जो बाहर घूम रहा था, वो सिर्फ एक प्रेत साया था। मेरे दोस्तों को छोड़ दो, वरना मैं इसे खोल दूंगा। आकाश ने चाबी को ताबूत के ताले में डालने का नाटक किया। जोगी घुटनों पर बैठ गया, लेकिन ये उसकी एक और चाल थी। अचानक जोगी का शरीर पिघलने लगा और वह एक काले तरल में बदल गया जो फर्श पर तेजी से आकाश की ओर बढ़ने लगा। वो तरल आकाश के जूतों से चिपक गया और उसे जकड़ने लगा। तुम मरोगे मुसाखिर, तुम और तुम्हारे दोस्त सब मेरी शक्ति बनेंगे। आकाश का शरीर सुन्न होने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी रूह उसके शरीर से बाहर खींची जा रही है। तभी उसे तहखाने के एक कोने में नेहा दिखाई दी। वो एक खंभे से बंधी हुई थी, लेकिन उसकी चेतना वापस आ गई थी। आकाश, चाबी को ताले में घुमाओ, इसे खोलो, नेहा जोर से चिल्लाई। आकाश ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और कांपते हाथों से चाबी को उस पुराने पत्थर के ताबूत के ताले में डाल दिया। जैसे ही चाबी घूमी, एक ऐसी भयानक चीख गूंजी जो न तो इंसान की थी और न ही जानवर की। ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे सरकने लगा। अंदर से निकलने वाली रोशनी इतनी तेज थी कि आकाश की आंखें चुंधिया गई। लेकिन उस रोशनी के साथ जो बाहर निकला, उसने आकाश के होश उड़ा दिए। ताबूत के अंदर कोई लाश नहीं थी। वहां एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था, जिसका चेहरा बिल्कुल आकाश जैसा था। वो बच्चा मुस्कुराया और उसने आकाश की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उस बच्चे के हाथ में 6 उंगलियां थी। स्वागत है मेरे दूसरे हिस्से, बच्चे ने कहा। आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वो खुद इस खौफनाक कहानी का हिस्सा था? क्या जोगी रोड उसे किसी इत्तेफाक से नहीं, बल्कि एक मकसद से यहां लाई थी? तहखाने की हवा अब जम चुकी थी। आकाश के सामने उस पत्थर के ताबूत में लेटा वो 6 उंगलियों वाला बच्चा कोई और नहीं,
बल्कि उसके अपने बचपन की एक परछाई लग रहा था। वह बच्चा जिसे वह सालों पहले भूल चुका था, या शायद जिसे भूलने के लिए उसे मजबूर किया गया था। तुम कौन हो? आकाश की आवाज कांप रही थी। बच्चा धीरे धीरे ताबूत से बाहर निकला। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। मैं वो सच हूं जिसे तुमने दिल्ली की भीड़ में दफन कर दिया था। आकाश, क्या तुम्हें याद नहीं है वो गांव, वह पुराना कुआं, और वह रात जब तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें जोगी रोड के इस होटल के पास अकेला छोड़ दिया था? आकाश के दिमाग में अचानक स्मृतियों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। उसे याद आया कि उसका बचपन एक गांव में बीता था, जहां उसके दादाजी उसे अक्सर जोगी रोड की कहानियां सुनाते थे। लेकिन एक रात की याद धुंधली थी। एक ऐसी रात जब उसके परिवार ने अचानक गांव छोड़ दिया था और दिल्ली आकर बस गए थे। मेरे दादाजी ने मुझे यहां क्यों छोड़ा था? आकाश ने चिल्लाकर पूछा। बच्चे ने एक डरावनी मुस्कान दी। बलि के लिए नहीं, बल्कि सौदे के लिए। जोगी को एक शरीर चाहिए था ताकि वह अपनी उम्र बढ़ा सके, और तुम्हारे परिवार को दौलत। तुम उस सौदे का हिस्सा थे, आकाश। लेकिन आखिरी वक्त पर तुम्हारी मां ने तुम्हें बचा लिया और हम यहां रह गए। मैं तुम्हारी रूह का वो हिस्सा जो आज भी इस होटल की कैद में है। आकाश को अब समझ आया कि उसे हमेशा से जोगी रोड अपनी तरफ क्यों खींचती थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उसकी रूह का आधा हिस्सा यहां तड़प रहा था। जोगी तांत्रिक दरअसल कोई बाहरी शैतान नहीं था, बल्कि वह इसी अधूरेपन की उपज था। अचानक पूरे होटल की इमारत बुरी तरह हिलने लगी। दीवारें फटने लगी और उनसे खून के फव्वारे छूटने लगे। जोगी का वो विशाल साया, जो अब तक गायब था, फिर से प्रकट हुआ। वह बेहद गुस्से में था क्योंकि आकाश ने उसके प्राणपात्र, उस बच्चे को जगा दिया था। बहुत हुआ। जोगी की आवाज बिजली की कड़कड़ाहट की तरह गूंजी। अगर तुम अपनी रूह वापस चाहते हो तो तुम्हें अपनी वर्तमान जिंदगी की बलि देनी होगी। तुम्हारे दोस्त समीर और रिया, वे अभी भी मेरे पास हैं। जोगी ने अपना हाथ हवा में लहराया और हवा में दो पारदर्शी बुलबुले उभरे। एक में समीर था, जिसका शरीर जल रहा था, और दूसरे में रिया थी, जो एक काले दलदल में डूब रही थी। उनकी चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि आकाश के कान फटने लगे। नेहा कहाँ है? आकाश ने चारों ओर देखते हुए पूछा। नेहा? जोगी हंसा। नेहा तो पहले ही चुनी जा चुकी है। तभी अंधेरे से नेहा बाहर आई, लेकिन वह अब नेहा नहीं थी। उसकी त्वचा पत्थर जैसी सख्त और ग्रे रंग की हो चुकी थी। उसके हाथ में एक खंजर था और उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वह जोगी की मुख्य दासी, कयामत की पुजारिन बन चुकी थी। आकाश, मार डालो इसे, नेहा ने यंत्रवत, मैकेनिकल आवाज में कहा और आकाश की ओर बढ़ी। आकाश पीछे हटा, लेकिन उसके पीछे वही बच्चा खड़ा था। घबराओ मत आकाश। अगर तुम और मैं एक हो जाए तो हम जोगी को हरा सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस 666 नंबर की चाबी को अपने सीने में उतारना होगा। क्या तुम पागल हो? आकाश चिल्लाया। यही एकमात्र रास्ता है, बच्चे ने कहा। यह चाबी तुम्हारी रूह को मुझसे जोड़ देगी। या तो तुम मरोगे या तुम वह बन जाओगे जिसे जोगी भी नहीं रोक पाएगा। नेहा अब बिल्कुल करीब थी। उसने खंजर ऊपर उठाया। उसकी आंखों से काले रंग का आंसू टपक रहा था, जैसे उसके अंदर की असली नेहा इस कृत्य को रोकने की कोशिश कर रही हो। आकाश ने एक गहरी सांस ली। उसने समीर और रिया की तड़प देखी, अपनी अधूरी रूह को देखा और उस जोगी के क्रूर चेहरे को। उसने चाबी को मजबूती से पकड़ा। उसका नुकीला सिरा उसकी छाती की ओर था। आज ये खेल खत्म होगा। आकाश ने पूरी ताकत से चाबी को अपने सीने पर दे मारा। एक भयानक चीख के साथ पूरे होटल की रोशनी सफेद हो गई। आकाश को महसूस हुआ कि उसके शरीर के अंदर हजारों सुइयां चुभ रही हैं। उसकी नसों में खून नहीं,
बल्कि आग बहने लगी। वो बच्चा धीरे धीरे आकाश के शरीर में समाने लगा। जैसे ही दोनों एक हुए, आकाश के शरीर से एक नीला प्रकाश निकला जिसने नेहा को पीछे धकेल दिया। आकाश की आंखें अब पूरी तरह नीली हो चुकी थी और उसके दाहिने हाथ में अब 6 उंगलियां उभर आई थी। जोगी का चेहरा खौफ से भर गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम उस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते। आकाश अब जमीन से ऊपर उठ रहा था। उसकी आवाज अब केवल उसकी नहीं थी, उसमें उस बच्चे की और हजारों मृत आत्माओं की गूंज थी। जोगी, तुमने इस रोड पर बहुत शिकार किए हैं। अब वक्त है कि तुम खुद शिकार बनो। तहखाने की हवा अब किसी ज्वालामुखी की तरह धधक रही थी। आकाश अब साधारण इंसान नहीं रहा था। उसकी और उस 6 उंगलियों वाले बच्चे की रूहें एक हो चुकी थी। उसके शरीर के चारों ओर एक नीला प्रभामंडल ऑरा बन गया था, जो जोगी की काली शक्तियों को काट रहा था। तुमने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मुसाखिर, जोगी दहाड़ा। उसका कद अब 10 फीट तक बढ़ गया था और उसके पीछे से कई काले हाथ निकल आए थे, जो तड़पते हुए सांपों की तरह हवा में लहरा रहे थे। लेकिन ये होटल मेरा शरीर है। तुम मुझे मेरे ही अंदर कैसे हराओगे? आकाश ने अपनी मुट्ठी कसी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि उन हजारों आत्माओं का गुस्सा था जिन्हें जोगी ने सदियों से कैद कर रखा था। ये होटल तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी जेल है जोगी, और आज मैं इस जेल की दीवारें ढा दूंगा। आकाश ने अपना हाथ हवा में उठाया। पूरे होटल की इमारत ऐसे कांपने लगी जैसे कोई भीषण भूकंप आया हो। ऊपर डाइनिंग हॉल में बैठे कंकाल और रसोई के वे नरभक्षी वेटर चीखने लगे। अचानक फर्श से नीली आग की लपटें निकलने लगी, जो जोगी के काले साए को जलाने लगी। जोगी के काले साए को जलाने लगी। तभी नेहा, जो जोगी की दासी बन चुकी थी, आकाश की ओर झपटी। उसका खंजर हवा में चमका। आकाश, रुक जाओ, हमें बलि चाहिए। आकाश ने उसे मारा नहीं। उसने नेहा की आंखों में सीधे देखा। उसने अपनी रूह की शक्ति का एक हिस्सा नेहा की ओर भेजा। नेहा, याद करो तुम कौन हो। दिल्ली की वो गलियां, वो हंसी। जोगी के डर से बाहर निकलो। नेहा के हाथ कांपने लगे। उसके पत्थर जैसे चेहरे पर दरारें पड़ने लगी। उसके अंदर की असली नेहा उस काली शक्ति से लड़ रही थी। अचानक उसने एक चीख मारी और वो खंजर जोगी की ओर फेंक दिया। वो खंजर जोगी के कंधे में जा धंसा, जिससे काले रंग का गाढ़ा खून फव्वारे की तरह निकलने लगा। विश्वासघाती, जोगी ने अपना पंजा हवा में घुमाया और नेहा को दूर दीवार से दे मारा। नेहा बेहोश होकर गिर पड़ी। यह देखकर आकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाकर जोगी पर हमला किया। दोनों के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। जोगी ने अपने काले हाथों से आकाश को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन आकाश की नीली आग उन्हें भस्म कर रही थी। युद्ध के दौरान तहखाने की दीवारें फटने लगी। उन दरारों से समीर और रिया की रूहें बाहर झांकने लगी। वे अब भी उन बुलबुलों में कैद थी। आकाश, हमें बचाओ, ये साए हमें खींच रहे हैं। समीर की आवाज अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। आकाश ने देखा कि जोगी की असली शक्ति उस ताबूत से नहीं, बल्कि छत पर लटके एक विशाल, धड़कते हुए काले दिल से आ रही थी। वो दिल इंसानी मांस और तांत्रिक धागों से बना था। वही इस होटल का असली इंजन था। वहां वो इसकी कमजोरी है, आकाश ने मन में सोचा। लेकिन जोगी समझ गया था। उसने समीर और रिया के बुलबुलों को उस धड़कते हुए दिल के पास खींच लिया। अगर तुमने इसे छुआ तो तुम्हारे दोस्तों की रूहें भी इसके साथ ही राख हो जाएंगी। आकाश रुक गया। उसकी नीली चमक थोड़ी धीमी पड़ गई। वो अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहता था। जोगी इस मौके का फायदा उठाकर आकाश के गले तक पहुंच गया और उसे हवा में उठा लिया। अब तुम्हारी शक्ति मेरी होगी।
तुम्हारी रूह का स्वाद सबसे मीठा होगा। आकाश का दम घुटने लगा। नीली रोशनी बुझने लगी थी। तभी उसे उस बच्चे की आवाज सुनाई दी जो उसके अंदर समाया हुआ था। आकाश, खुद को मत देखो, उन सबको देखो जो इस दीवार में दफन है। उनकी ताकत को पुकारो। आकाश ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपना ध्यान उन हजारों चेहरों पर लगाया जो होटल की दीवारों में फंसे थे। उसने उनसे मदद मांगी। अचानक पूरे होटल की दीवारों से हजारों हाथ बाहर निकले। वे जोगी के पैरों और हाथों को पकड़ने लगे। वे मुसाफिर थे जिन्हें जोगी ने सालों से तड़पाया था। वे सब एक साथ चिल्लाने लगे, एक ऐसी आवाज जिसने होटल के कांच के हर टुकड़े को चकनाचूर कर दिया। छोड़ो हमें, हमें आजाद करो। जोगी घबरा गया। आत्माओं की उस भीड़ ने उसे नीचे गिरा दिया। आकाश ने इस मौके को नहीं गवाया। उसने अपनी पूरी शक्ति अपने दाहिने हाथ में जमा की, जिसमें अब 6 उंगलियां चमक रही थी, और बिजली की गति से उस धड़कते हुए काले दिल की ओर कूदा। नहीं, जोगी की चीख पूरी जोगी रोड पर गूंज उठी। आकाश ने अपना हाथ उस मांस के लोथड़े के अंदर घुसा दिया। एक भयानक विस्फोट हुआ। काला खून, नीली आग और रूहों का शोर एक साथ मिल गया। समीर और रिया के बुलबुले फूट गए और वे धीरे धीरे नीचे फर्श पर गिरने लगे। होटल अब बिखर रहा था। छत गिर रही थी और फर्श धंस रहा था। नेहा, समीर, रिया, उठो, हमें भागना होगा, आकाश चिल्लाया। वो अब अपनी सामान्य अवस्था में वापस आ रहा था, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह जख्मी था। उसने नेहा को कंधे पर उठाया, जबकि समीर और रिया लड़खड़ाते हुए उसके पीछे भागे। वे उन गिरती हुई सीढ़ियों की ओर दौड़ रहे थे। पीछे जोगी का साया अब भी उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अब धुएं की तरह बिखर रहा था। जैसे ही वे मुख्य द्वार के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि दरवाजा जंजीरों से जकड़ा हुआ था, और उन जंजीरों को वही रिसेप्शन वाला बूढ़ा पकड़े खड़ा था, जिसका चेहरा अब पूरी तरह कंकाल बन चुका था। कहाँ जा रहे हो मुसाफिर? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बूढ़े ने अपनी हड्डियों वाली उंगलियां दिखाई। होटल की इमारत किसी घायल जानवर की तरह कराह रही थी। छत से भारी पत्थर गिर रहे थे और जमीन से काला धुआं ऐसे निकल रहा था मानो नर्क का दरवाजा खुल गया हो। आकाश, जो नेहा को कंधे पर लादे हुए था, मुख्य द्वार के सामने जम गया। वहां वह बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट खड़ा था, लेकिन अब वह इंसान नहीं, बल्कि 8 फीट लंबा एक हड्डियों का ढांचा था, जिसकी आंखों के गड्ढों में पीली आग जल रही थी। जोगी रोड पर आना आसान है मुसाफिर, लेकिन यहां से अपनी रूह वापस ले जाना वो मुमकिन नहीं है। बूढ़े की आवाज हवा में गूंजते सूखे पत्तों की तरह थी। समीर और रिया डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। समीर का शरीर अभी भी उन रूहानी जख्मों से नीला पड़ा हुआ था जो उसे उस कालकोठरी में मिले थे। हट जाओ हमारे रास्ते से, आकाश चिल्लाया। उसकी आवाज में अब भी उस 6 उंगलियों वाले बच्चे की गूंज थी, लेकिन उसकी शक्ति कम हो रही थी। जोगी का दिल नष्ट हो चुका है, अब तुम्हारी सत्ता खत्म हुई। बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा, जिससे उसकी हड्डियों के जुड़ने की कड़क कड़क आवाज आई। जोगी सिर्फ एक चेहरा था। ये होटल एक भूख है, और तुम उस भूख का मुख्य व्यंजन हो। क्या तुम्हें वाकई लगा कि उस दिल को कुचलने से तुम आजाद हो जाओगे? वो तो बस इस पिंजरे का ताला था। असली जंजीरें तो अभी भी जोगी रोड पर बिछी हैं। अचानक बूढ़े ने अपनी हड्डियां फैला दी और पूरे दरवाजे को ढक लिया। उसके शरीर से काली लपटें निकलने लगी, जो धीरे धीरे पूरे हॉल को घेरने लगी। फर्श से फिर से वही काले हाथ निकलने लगे, लेकिन इस बार वे और भी हिंसक थे। वे समीर और रिया के पैरों को जकड़ने लगे। आकाश, बचाओ, ये हमें खींच रहे हैं। रिया की चीख ने आकाश का कलेजा चीर दिया। आकाश ने नेहा को धीरे से नीचे लिटाया। उसने देखा कि नेहा की सांसें चल रही थी,
लेकिन उसकी पलकों के नीचे काली नसें उभर आई थी। उसे समझ आ गया कि अगर वे जल्द बाहर नहीं निकले तो नेहा कभी जाग नहीं पाएगी। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? आकाश ने हार मानते हुए पूछा। बूढ़े की हंसी रुक गई। वो थोड़ा करीब आया। एक सौदा, एक रूह के बदले 3 रूहें। तुम यही रुक जाओ, इस होटल के नए जोगी बनकर, और मैं इन तीनों को जोगी रोड की सीमा पार करा दूंगा। विचार करो आकाश, तुम खुद को खत्म करके इन्हें बचा सकते हो। नहीं आकाश, ऐसा मत करना, समीर लड़खड़ाते हुए बोला। हम साथ मरेंगे, पर तुम्हें इस नर्क में छोड़कर नहीं जाएंगे। आकाश ने अपने दोस्तों को देखा। उनकी आंखों में बेपना खौफ था। फिर उसने अपने दाहिने हाथ की उस छठी उंगली को देखा जो अब भी चमक रही थी। उसे याद आया कि उस बच्चे ने कहा था, हम एक हो चुके हैं। आकाश के दिमाग में एक योजना आई। उसने बूढ़े की तरफ कदम बढ़ाया। मुझे मंजूर है, मैं यही रुकूंगा, लेकिन तुम्हें अभी इसी वक्त इन्हें होटल की बाउंड्री से बाहर ले जाना होगा। बूढ़े की आंखों की पीली आग और तेज हो गई। सौदा पक्का रहा। बूढ़े ने अपना हाथ हवा में लहराया। एक काला बवंडर उठा और समीर, रिया और बेहोश नेहा को उसने अपनी चपेट में ले लिया। पलक झपकते ही वे तीनों होटल के मुख्य द्वार से बाहर उस सूनी सड़क पर फेंक दिए गए। अब हॉल में सिर्फ आकाश और वह कंकाल बचा था। अब तुम्हारी बारी है। बूढ़े ने आकाश की गर्दन पकड़ ली। उसके नाखून आकाश की खाल में धंसने लगे। लेकिन तभी आकाश मुस्कुराया। तुमने गलती कर दी। तुमने कहा था कि जोगी का दिल नष्ट होने से कुछ नहीं होगा, पर तुमने ये नहीं देखा कि मैंने उस दिल का एक टुकड़ा अपने अंदर समा लिया। आकाश के शरीर से अचानक सफेद और नीली रोशनी का एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसकी कल्पना उस बूढ़े ने भी नहीं की थी। ये वो शक्ति थी जो आकाश ने उस दिल को नष्ट करते समय सोख ली थी। ये उस तांत्रिक की सदियों की जमा की गई ऊर्जा थी। अगर मैं यहां रुकूंगा तो ये होटल मेरे साथ ही फटेगा। आकाश दहाड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत अपनी छाती में केंद्रित की और अपनी रूह को एक बम की तरह इस्तेमाल किया। पूरे होटल की नींव उखड़ गई। दीवारों के पत्थर धूल में बदलने लगे। वह बूढ़ा कंकाल चीखता हुआ धुएं में मिल गया। होटल विश्राम पैलेस के परखच्चे उड़ रहे थे। बाहर सड़क पर समीर और रिया ने पीछे मुड़कर देखा। वह आलीशान और खौफनाक इमारत अब आग की एक विशाल गेंद बन चुकी थी। गगन भेदी धमाकों के साथ वो खंडहर जमींदोज हो रहा था। आकाश, रिया जोर से चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज उस शोर में दब गई। धुआं इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उस जलते हुए मलबे के बीच से एक साया धीरे धीरे बाहर आता हुआ दिखा। वो लड़खड़ा रहा था। उसके कपड़े जले हुए थे और उसका पूरा शरीर खून से लकपत था। वो आकाश था, पर जैसे ही वो उनके करीब आया, समीर पीछे हट गया। उसने देखा कि आकाश की परछाई जमीन पर नहीं बन रही थी और उसकी आंखें, वे अब भी पूरी तरह नीली थी। आकाश, क्या तुम ठीक हो? रिया ने कांपते हुए हाथ से उसे छूना चाहा। आकाश रुका। उसने अपनी उस छठी उंगली को देखा जो अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसने एक ठंडी सांस ली जिसमें से बर्फ जैसी धुंध निकली। होटल खत्म हो गया, पर जोगी रोड अब भी हमें देख रही है। सड़क के दोनों ओर के जंगल से अब हजारों लाल आंखें उन्हें घूर रही थी। होटल तो चला गया था, लेकिन उस रास्ते के असली शिकारी अब जाग चुके थे। जोगी रोड की घेराबंदी, होटल विश्राम पैलेस अब मलबे और आग के ढेर में बदल चुका था। उसकी ऊंची दीवारें जो कभी आसमान को छूती थी, अब राख बनकर जोगी रोड की हवाओं में उड़ रही थी। लेकिन राहत की सांस लेना अभी जल्दबाजी थी। जैसे ही आकाश अपने दोस्तों के करीब पहुंचा, पूरी सड़क पर एक ऐसी खामोशी छा गई जो मौत की आहट जैसी थी। आकाश, तुम सच में वापस आ गए?
समीर की आवाज में अविश्वास और डर दोनों था। उसकी नजरें अभी भी आकाश के पैरों की ओर थी, जहां परछाई गायब थी। आकाश ने कुछ नहीं कहा। उसकी नीली आंखों में अब भी उस तांत्रिक ऊर्जा की चमक थी। उसने झुककर नेहा को उठाया, जो अब भी बेहोश थी। हमें यहां से निकलना होगा। होटल सिर्फ एक प्यादा था, असली शैतान ये रास्ता है। वे अपनी खराब पड़ी एसयूवी की ओर बढ़े। गाड़ी का बोनट अभी भी खुला था और इंजन से काला तेल ऐसे रिस रहा था जैसे किसी के शरीर से खून। समीर ने जल्दी से ड्राइवर सीट पर बैठकर चाबी घुमाई। घर इंजन ने जवाब नहीं दिया। नहीं, अब नहीं। समीर ने स्टीयरिंग पर हाथ मारा। इस गाड़ी को अभी ठीक होना पड़ेगा। तभी रिया, जो पीछे की खिड़की से बाहर झांक रही थी, जोर से चिल्लाई, वहां देखो, पेड़ हिल रहे हैं। आकाश ने बाहर देखा। सड़क के दोनों ओर खड़े ऊंचे ऊंचे दरख्त अब धीरे धीरे सड़क की ओर झुक रहे थे। उनकी टहनियां किसी के हाथों की तरह लंबी हो रही थी और उन टहनियों के बीच से वही लाल आंखें चमक रही थी। हजारों की संख्या में वे जोगी के सेवक थे। वे आत्माएं जो होटल की कैद से तो आजाद हो गई थी, लेकिन अब वे भूख से पागल थी। अचानक गाड़ी की छत पर जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। धम! गाड़ी की छत ऊपर से पिचक गई। किसी ने ऊपर से भारी प्रहार किया था। फिर खिड़की के शीशे पर खरोंचे मारने की आवाज आने लगी। खुरच, सब नीचे झुक जाओ। आकाश दहाड़ा। उसने अपने हाथ से गाड़ी के डैशबोर्ड को छुआ। उसके शरीर की बची हुई नीली रोशनी गाड़ी के तारों में बिजली की तरह दौड़ी। अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स इतनी तेज जल उठीं कि बाहर का अंधेरा चीख उठा। हेडलाइट की रोशनी जहां जहां पड़ रही थी, वहां खड़े साए जलकर राख हो रहे थे। इंजन अचानक गूंज उठा। समीर ने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी टायर जलाते हुए सड़क पर आगे बढ़ी। लेकिन जोगी रोड अब सीधी नहीं रह गई थी। सड़क सांप की तरह बल खा रही थी। हेडलाइट की रोशनी में उन्हें दिखा कि आगे का रास्ता अब डामर का नहीं, बल्कि हड्डियों और मांस के लोथरों से बना है। आकाश, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? ये तो वो रास्ता नहीं है जिससे हम आए थे। रिया रोने लगी। जोगी रोड हमें भ्रम, इल्यूशन में फंसा रही है। ये हमें वापस उसी जगह ले जा रही है जहां होटल था। आकाश ने कहा। उसका चेहरा पसीने से तर था। तभी नेहा ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह गायब थी। उसने अचानक समीर का गला पीछे से पकड़ लिया। उसकी ताकत एक सामान्य लड़की से 10 गुना ज्यादा थी। सब मरेंगे, जोगी अमर है, सब मरेंगे। नेहा की आवाज किसी बूढ़ी औरत जैसी भारी हो गई थी। समीर का दम घुटने लगा और गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक बड़े पेड़ से टकरा गई। धड़ाक! एयरबैग खुल गए, लेकिन धुआं इतना ज्यादा था कि कुछ दिख नहीं रहा था। नेहा गाड़ी का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल गई और अंधेरे जंगल में गायब हो गई। नेहा, रुको! आकाश उसे पकड़ने के लिए बाहर कूदा। आकाश, उसे मत छोड़ो! रिया चिल्लाई, लेकिन समीर बेहोश हो चुका था। आकाश जंगल के अंदर भागा। झाड़ियां उसके कपड़े फाड़ रही थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वह नेहा के पीछे भागता रहा जब तक कि वह एक गोल घेरे वाली जगह पर नहीं पहुंच गया। वहां बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था, जिससे वही सड़ी हुई गंध आ रही थी जो होटल की रसोई में थी। नेहा कुएं की मुंडेर पर खड़ी थी। उसके पीछे वही 6 उंगलियों वाला साया फिर से उभर रहा था। आकाश, बचाओ मुझे! नेहा की असली आवाज एक पल के लिए सुनाई दी। फिर वो फिर से उसी हिंसक अवस्था में आ गई। जोगी, सामने आओ! छिपकर वार क्यों कर रहे हो? आकाश ने जंगल की गहराई में चिल्लाकर कहा। अंधेरे से एक आकृति बाहर आई।
वह कोई भूत नहीं था, वो वही रिसेप्शन वाला बूढ़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा आधा मांस से भरा था और आधा कंकाल था। वो धीरे धीरे इंसान बन रहा था। मूर्ख लड़के, तुमने होटल जलाकर मेरी मदद की। वो होटल जोगी की कैद थी। अब वो आजाद है और उसे एक नया जवान शरीर चाहिए। तुम्हारी रूह तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन तुम्हारी ये सहेली, ये मेरे नए शरीर के लिए एक सही बर्तन है। बूढ़े ने हाथ उठाया और नेहा कुएं के अंदर गिरने लगी। नहीं, आकाश कुएं की ओर कूदा, लेकिन जैसे ही उसने नेहा का हाथ पकड़ा, उसे महसूस हुआ कि नेहा का हाथ पत्थर जैसा ठंडा और भारी था। कुएं के अंदर से हजारों हाथ निकले और उन दोनों को नीचे खींचने लगे। कुएं की गहराई में पानी नहीं था, वहां चीखती हुई रूहों का एक समंदर था। आकाश और नेहा उस गहरे अंधेरे में गिरते जा रहे थे, जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। कुएं की गहराई का कोई अंत नहीं लग रहा था। आकाश और नेहा उस अंधेरे में ऐसे गिर रहे थे जैसे कोई समय के पीछे जा रहा हो। गिरने की गति इतनी तेज थी कि हवा उनके कानों में किसी के रोने की तरह गूंज रही थी। अचानक एक जोरदार झटका लगा और वे एक बर्फीले चिपचिपे फर्श पर जा गिरे। आकाश ने तड़पते हुए अपनी आंखें खोली। वह जगह किसी नर्क के सबसे निचले हिस्से जैसी थी। वहां न तो सूरज की रोशनी थी, न ही चांद की। आसमान की जगह ऊपर सिर्फ एक काली धड़कती हुई छत थी, जो बिल्कुल किसी विशाल जीव के पेट जैसी लग रही थी। चारों ओर धुंध थी और उस धुंध में हजारों मुसाफिरों की रूहें एक कतार में खड़ी थी, जिनके गले में लोहे की कंटीली जंजीरें थी। नेहा, आकाश ने पास पड़ी नेहा को झकझोरा। नेहा का शरीर अब नीला पड़ चुका था। उसकी आंखों के ऊपर काले निशान बन गए थे। वो सांस तो ले रही थी, पर उसकी रूह जैसे यहां नहीं थी। स्वागत है आकाश, मेरे साम्राज्य में। आवाज किसी एक दिशा से नहीं, बल्कि हर दिशा से आई। धुंध छंटी और आकाश के सामने एक दृश्य उभरा। ये कोई डरावना महल नहीं, बल्कि एक पुराना मिट्टी का घर था। वहां एक युवक बैठा था, जिसकी 6 उंगलियां थी। वो रो रहा था। उसके सामने उसके पूरे परिवार की लाशें पड़ी थी। ये जोगी का अतीत था। आकाश ने देखा कि वो युवक, जो कभी जोगी था, अपनी गरीबी और परिवार की मौत से इतना टूट चुका था कि उसने मौत के देवता को पुकारा। उसने अपनी रूह का सौदा किया ताकि वह अपने परिवार को वापस ला सके, लेकिन शैतान ने उसे धोखा दिया। परिवार तो वापस नहीं आया, पर वह युवक एक अमर भूखे राक्षस में बदल गया, जिसे अब जिंदा रहने के लिए दूसरों के मांस और रूह की जरूरत थी। देख रहे हो, जोगी का चेहरा अब उस युवक के रूप में आकाश के सामने आया। मैं भी तुम्हारी तरह ही था। मुझे भी अपनों से प्यार था, लेकिन इस जोगी रोड ने मुझे सब कुछ भुला दिया। अब मुझे सिर्फ भूख लगती है। जोगी ने नेहा की ओर हाथ बढ़ाया। इस लड़की की रूह बहुत शुद्ध है। अगर मैं इसे पी लूं, तो मैं फिर से पूरी तरह इंसान बन जाऊंगा और इस नर्क से बाहर निकल पाऊंगा। बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे उन दोस्तों को छोड़ दूंगा जो ऊपर सड़क पर तड़प रहे हैं। आकाश खड़ा हुआ। उसके शरीर की नीली रोशनी अब बहुत मध्यम पड़ चुकी थी। तुम कभी इंसान नहीं बन सकते, जोगी। इंसान दिल से होता है, शरीर से नहीं। तुमने हजारों बेगुनाहों को मारा है। तुम्हारा प्रायश्चित सिर्फ विनाश है। तो फिर विनाश ही सही। जोगी की आवाज भयानक गर्जना में बदल गई। पूरा पाताल लोक कांपने लगा। वे जंजीरों में बंधी रूहें एक साथ चिल्लाने लगी। जोगी ने अपना असली रूप धारण किया, एक विशालकाय धुएं का दानव जिसकी सैकड़ों आंखें थी। उसने आकाश पर हमला किया। आकाश के पास अब कोई हथियार नहीं था, सिवाय उस एक सच्चाई के जो उसने जोगी के अतीत में देखी थी। उसने देखा था कि जोगी की शक्ति उस पुराने मिट्टी के घर के बीचों बीच रखे एक कुल देवता के टूटे हुए दिए में थी।
वह दिया जोगी के परिवार की आखिरी निशानी थी, जिसे उसने अपनी नफरत में कभी बुझने नहीं दिया था। नेहा, उठो, तुम्हें लड़ना होगा, आकाश चिल्लाया, जबकि जोगी के काले हाथ उसका गला घोंट रहे थे। नेहा की उंगलियां हिली, उसकी बंद आंखों के पीछे एक रोशनी चमकी। आकाश की नीली शक्ति का जो हिस्सा उसने नेहा को दिया था, वो अब उसके दिल में धड़क रहा था। नेहा ने झटके से अपनी आंखें खोली। वे अब सफेद नहीं थी, वे आग की तरह लाल थी। उसने अपनी जेब से वही टूटा हुआ कांच का टुकड़ा निकाला जो होटल में गिरा था। वह कांच का टुकड़ा नहीं था, वह जोगी के उस दिल का एक अंश था जिसे आकाश ने नष्ट किया था। आकाश, दिया, नेहा की आवाज अब उसकी अपनी थी। उसने वह टुकड़ा पूरी ताकत से उस मिट्टी के घर की ओर फेंका। जोगी चीखा, एक ऐसी चीख जो पाताल की दीवारों को फाड़ देने वाली थी। जैसे ही वह टुकड़ा उस पुराने दिए से टकराया, एक सफेद रोशनी का विस्फोट हुआ। जोगी का साम्राज्य ढहने लगा। वो धड़कती हुई छत नीचे गिरने लगी। तुम हमें नहीं हरा सकते, जोगी का साया बिखरते हुए बोला। अगर मैं मिटूंगा तो ये रास्ता भी मिट जाएगा और तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। आकाश ने नेहा का हाथ पकड़ लिया। हमें वापस नहीं जाना, हमें इस रास्ते को हमेशा के लिए खत्म करना है। विस्फोट इतना भीषण था कि आकाश और नेहा की चेतना खो गई। उन्हें बस इतना महसूस हुआ कि वे ऊपर की ओर खिंचे जा रहे हैं, जैसे कोई उन्हें अंधेरे कुएं से बाहर फेंक रहा हो। जब आकाश की आंखें खुली तो वह जोगी रोड के बीचों बीच पड़ा था। सुबह की पहली किरणें कोहरे को चीर रही थी। पास ही समीर और रिया सड़क पर बेसुध पड़े थे। नेहा उसके ठीक बगल में थी। उसकी सांसें अब सामान्य थी। लेकिन जब आकाश ने अपने हाथ को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसका दाहिना हाथ, उसकी वह छठी उंगली अभी भी वहां थी और दूर सड़क के मोड़ पर धुंध के बीच वही बूढ़ा वेटर खड़ा था। उसने अपनी टोपी उतारी, एक डरावनी मुस्कान दी और हवा में विलीन हो गया। होटल जा चुका था, जोगी हार चुका था, लेकिन क्या श्राप खत्म हुआ था? सुबह की पहली किरणें जोगी रोड पर पड़ रही थी, लेकिन वे किरणें पीली नहीं बल्कि खून जैसी लाल थी। कोहरा छंटने के बजाय और घना हो गया था, जैसे वह सड़क को दुनिया से अलग कर रहा हो। आकाश, नेहा, समीर और रिया सड़क के बीचों बीच पड़े थे। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा सुकून देने वाला नहीं, बल्कि किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। आकाश ने सबसे पहले अपनी आंखें खोली। उसका पूरा शरीर टूट रहा था। उसे याद था कि वह कुएं से बाहर फेंका गया था। उसने नेहा की तरफ देखा, वह ठीक थी। समीर और रिया भी धीरे धीरे होश में आ रहे थे। हम बच गए। समीर की आवाज कांप रही थी। उसके गले पर अभी भी नेहा की उंगलियों के काले निशान थे। शायद, आकाश ने बुदबुदाया। उसने अपने दाहिने हाथ को देखा। वो छठी उंगली, वो अभी भी वहां थी। वो गायब नहीं हुई थी, बल्कि अब वो गहरे काले रंग की हो गई थी और उसमें से एक अजीब सी थरथराहट महसूस हो रही थी। वे चारों लड़खड़ाते हुए अपनी टूटी हुई गाड़ी की ओर बढ़े। गाड़ी का टायर फटा हुआ था, कांच टूटे थे, लेकिन वे किसी भी तरह इस जगह से दूर जाना चाहते थे। आकाश ने ड्राइवर सीट संभाली। गाड़ी चल पड़ी। जोगी रोड का वह हिस्सा जहां होटल था, अब सिर्फ एक काला खंडहर था। जैसे ही वे उस खंडहर के पास से गुजरे, उन्हें महसूस हुआ कि हजारों आंखें मलबे के बीच से उन्हें घूर रही हैं। पीछे मत देखना, बस सीधे चलते रहो, आकाश ने दांत पीसते हुए कहा। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा बीत गया। गाड़ी 80 की स्पीड पर थी, लेकिन सड़क खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जोगी रोड, जो नक्शे पर सिर्फ 20 किलोमीटर की थी, अब एक अनंत गलियारा बन चुकी थी। आकाश, हमें अब तक मेन हाईवे पर होना चाहिए था।
रिया ने घबरा कर कहा। उसने अपना फोन देखा, सिग्नल अभी भी नहीं है और समय रुक गया है। घड़ी में अभी भी वही समय हो रहा है जब हम कुएं में गिरे थे। अचानक आकाश ने जोर से ब्रेक मारा। ची! सड़क के बीचों बीच एक साया खड़ा था। वो एक औरत थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे। वो उनकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। अरे हट जाओ रास्ते से, समीर चिल्लाया। वो औरत धीरे धीरे मुड़ी। जब उसने अपना चेहरा दिखाया तो चारों की चीख निकल गई। उसका चेहरा नहीं था, वहां सिर्फ मांस का एक लोथड़ा था जिसमें 4 बड़े बड़े छेद थे, 2 आंखों के लिए, एक नाक के लिए और एक मुंह के लिए। उन छेदों से काला गाढ़ा तरल बह रहा था। वो औरत हवा में तैरते हुए गाड़ी की ओर बढ़ी। उसके मुंह वाले छेद से एक भयानक आवाज आई, तुमने जोगी को मारा। लेकिन जोगी अचानक गाड़ी के चारों ओर से हजारों साए बाहर निकले। वे पेड़ नहीं थे, वे लोग थे। वे मुसाफिर जो इस सड़क पर सालों से गायब हुए थे। किसी का सिर कटा था, किसी के हाथ उल्टे जुड़े थे, किसी की आंखें बाहर लटकी थी। वे सब एक साथ गाड़ी की तरफ दौड़ने लगे। भागो! आकाश ने एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। गाड़ी उन सायों को कुचलते हुए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वे साए गाड़ी से टकराते, वे धुएं में बदल जाते और फिर से पीछे से आ जाते। कोहरा अब इतना घना हो गया था कि गाड़ी की हेडलाइट भी काम नहीं कर रही थी। आकाश सिर्फ अंदाजे से गाड़ी चला रहा था। तभी सड़क के मोड़ पर उन्हें एक रोशनी दिखी। वह देखो, कोई रेस्टोरेंट है, समीर चिल्लाया। रोशनी एक पुराने लकड़ी के बोर्ड से आ रही थी। उस पर लिखा था, विश्राम पैलेस, 500 मीटर। नहीं, ये नहीं हो सकता, हमने उसे जला दिया था। नेहा चिल्लाई। उसका मानसिक संतुलन अब जवाब दे रहा था। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, वो आलीशान होटल फिर से उनके सामने खड़ा था। वो टूटा हुआ नहीं था, वो बिल्कुल नया और भव्य लग रहा था। मुख्य द्वार खुला था और उसके पास वही बूढ़ा वेटर खड़ा था जो मुस्कुरा रहा था। स्वागत है फिर से मुसाफिरों। जोगी रोड का चक्र कभी नहीं टूटता, बूढ़े की आवाज उनके दिमाग के अंदर गूंजी। आकाश ने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग जाम हो गया। गाड़ी अपने आप होटल की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वे होटल के करीब पहुंचे, होटल की दीवारें फटने लगी और उनसे काले हाथ निकलकर गाड़ी को पकड़ने लगे। हमें उतरना होगा, भागो! आकाश ने चिल्लाकर दरवाजा खोला। वे चारों बाहर कूदे और जंगल की तरफ भागे, लेकिन जंगल अब एक भूल भुलैया था। पेड़ अपने आप अपनी जगह बदल रहे थे। वे जहां भी भागते, वापस होटल के सामने ही पहुंच जाते। रिया सबसे पहले पकड़ी गई। एक पेड़ की टहनी सांप की तरह लंबी हुई और उसने रिया का पैर पकड़ लिया। टहनी में नुकीले कांटे थे जो रिया के मांस में धंस गए। आकाश, बचाओ मुझे! रिया चिल्लाई। उसका शरीर पेड़ की ओर खींचने लगा। समीर उसे बचाने दौड़ा, लेकिन जमीन फट गई और समीर आधा अंदर धंस गया। मिट्टी के अंदर से हाथ निकले और समीर को नीचे खींचने लगे। नेहा, भागो! रुकना मत! आकाश ने नेहा को धक्का दिया। रिया और समीर की चीखें जंगल को कपा रही थी। वे धीरे धीरे जमीन और पेड़ के अंदर समा रहे थे। उनकी रूहें अब इस जोगी रोड का हिस्सा बन रही थी। आकाश और नेहा भागते भागते उस पुराने कुएं के पास पहुंच गए, लेकिन कुआं अब बंद था। उसकी जगह वहां एक बड़ा पत्थर का चबूतरा बना था, जिस पर एक मूर्ति रखी थी। वो मूर्ति जोगी की नहीं थी, वो मूर्ति आकाश की थी। उस मूर्ति के दाहिने हाथ में 6 उंगलियां थी और उसकी आंखों में वही नीली रोशनी थी। ये क्या है? नेहा ने हांफते हुए पूछा। अंधेरे से वो बूढ़ा वेटर बाहर आया। उसके पीछे जोगी का वो बिखरा हुआ साया था, जो अब बहुत कमजोर था। तुमने जोगी को हराकर उसकी शक्ति ले ली, आकाश।
बूढ़े ने कहा, लेकिन इस जोगी रोड को एक राजा चाहिए, एक रूह जो इस रास्ते के काले साम्राज्य को संभाल सके। जोगी अब बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने तुम्हें चुना। वह एक्सीडेंट, वो होटल का जलना, वो सब तुम्हें परखने के लिए था। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, आकाश चिल्लाया। उसके सीने में वही चाबी फिर से धड़कने लगी थी। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, बूढ़े ने नेहा की तरफ इशारा किया। अगर तुम जोगी रोड के नए राजा नहीं बने तो नेहा अभी इसी वक्त तड़प तड़प कर मरेगी, और उसकी रूह को मैं सदियों तक नर्क की आग में जलाऊंगा। नेहा ने आकाश की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराई। आकाश, ऐसा मत करना, मुझे मार दो, पर इस शैतान के सामने मत झुकना। आकाश दुविधा में था। वो अपने प्यार को मरते हुए नहीं देख सकता था। उसने अपनी छठी उंगली को देखा। वो पूरी ताकत से चमक रही थी। उसे समझ आ गया कि उसकी किस्मत इसी रास्ते पर लिखी थी। ठीक है, मुझे मंजूर है, आकाश ने सिर झुकाते हुए कहा। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी भारीपन और अधिकार था। नहीं आकाश, प्लीज, नेहा चिल्लाई। आकाश ने नेहा की तरफ देखा। उसकी आंखों से एक आखिरी आंसू टपका। अलविदा नेहा, मुझे भूल जाना। उसने उस मूर्ति की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, एक भयानक बिजली कड़की। आकाश का शरीर हवा में उठने लगा। उसके शरीर की सारी नीली रोशनी मूर्ति में समाने लगी। जोगी का कमजोर साया अब पूरी तरह मिट गया और आकाश की रूह उस मूर्ति और इस पूरे रास्ते में फैल गई। आकाश अब जोगी रोड का नया जोगी था। होटल विश्राम पैलेस अचानक धुएं की तरह गायब हो गया। जंगल शांत हो गया। साए गायब हो गए। सुबह की रोशनी अब असली और साफ थी। नेहा सड़क के बीचों बीच अकेली खड़ी थी। रिया और समीर का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। दूर से उसे एक पुलिस की गाड़ी आती हुई दिखी। पुलिस आई, नेहा को ले गई। नेहा ने उन्हें सब बताया, होटल, जोगी, रूहें, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। पुलिस को वहां कोई खंडहर, कोई मलबे का ढेर नहीं मिला। जोगी रोड एक सामान्य सड़क थी। उन्होंने कहा कि नेहा सदमे में है और उसके दोस्त शायद जंगल में कहीं खो गए हैं। सालों बीत गए। नेहा कभी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई। वो अक्सर पागलों की तरह जोगी रोड के किनारे खड़ी रहती थी। आज भी जब कोई मुसाफिर रात के अंधेरे में जोगी रोड से गुजरता है तो कोहरे के बीच से उसे एक शानदार होटल दिखाई देता है। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा वेटर खड़ा होता है और ऊपर कमरे में एक युवक खड़ा होता है जिसकी 6 उंगलियां होती हैं। वो युवक मुसाफिरों को देखता है और एक ठंडी मुस्कान देता है। होटल का दरवाजा खुलता है और एक आवाज आती है, स्वागत है मुसाफिरों, विश्राम पैलेस में। यहां हर रात एक नई कहानी शुरू होती है। लालच का अंत विनाशकारी होता है। कहानी में आकाश के दादाजी और जोगी तांत्रिक दोनों ने अपने स्वार्थ और लालच के लिए रूहों का सौदा किया। यह सिखाता है कि जो चीजें हम दूसरों को नुकसान पहुंचाकर हासिल करते हैं, वे अंततः हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी विनाश के गर्त में ले जाती हैं। दोस्तों, हमारे आज की स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। जिन दोस्तों को ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी में।